गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है दिव्य कला शक्ति। दिव्य कला शक्ति है क्या? ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कहाँ पर करवाया गया था? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। तो समझते ये कार्यक्रम है क्या और किन के लिए। यहाँ नाम क्या है? दिव्य कला। तो दिव्य कला ये बेसिकली है दिव्यांग जनों के लिए करवाया गया था ये कार्यक्रम, कि जो दिव्यांग जन है, जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो दबकर रह जाती है, तो उन्हें बाहर प्रदर्शित करने के लिए विशेषकर उनके लिए ये कार्यक्रम करवाया गया था, ताकि वो अपने अंदर के चीज़ों को बाहर लोगों को प्रदर्शित कर सके। जो क्रिएटिविटी है उनके अंदर या जो कला है उनके अंदर, उसको वो बाहर लेके आ सके, और इसीलिए इस कार्यक्रम को करवाया गया था। तो आप वन लाइन में यहाँ पर कह सकते हैं कि दिव्यांग जनों को सशक्त करने के लिए। तो आप इससे रिलेट करना, दिव्य किसके लिए? तो दिव्यांग जनों के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर आप कुछ चीजों को हाईलाइट कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में। किन के लिए? तो दिव्यांग जनों के लिए। और ये है क्या? तो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ठीक है, और मैंने यहाँ कहा ही आपको, देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों ने अपनी छिपी प्रतिभा का क्या किया? प्रदर्शन किया, लोगों के सामने, दुनिया के सामने इसको लेकर आए। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस कला में जो प्रतिभागी थे वो किन किन जगहों से आकर यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो जगह है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। चूंकि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव अब एक हो चुका है, तो इसलिए हम इसको अलग काउंट नहीं करेंगे। तो 4 जगह आपको याद रखना है। पहला तो गुजरात आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि यहीं पर कार्यक्रम हुआ। दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये है आपका दिव्य कला शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है के स्मार्ट ऐप। सबसे पहला कि ये जो के है ये केरला को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ऐप को केरल सरकार ने लॉन्च किया है, इसलिए इसका नाम ही है के स्मार्ट ऐप। ठीक है, तो पहले इसके फुल फॉर्म पर एक नजर डालते हैं, फिर मैं इसको आपको समझाती हूँ कि ये है क्या। इसका फुल फॉर्म, स्मार्ट जो है उसका फुल फॉर्म है सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब समझिए इसको आम भाषा में। जो लोकल बॉडीज है, जो पंचायती राज है, वहाँ पर थ्री टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम क्या है? त्रिस्तरीय जो स्थानीय सरकार वहाँ पर चलती है, वो क्या क्या है आपका? तो वो है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम। तो यहाँ पर जो भी सारी चीजें, जो प्रशासनिक चीजें हैं, उन सब को एक जगह, एक ऐप पर, या आप यूं कहें कि एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, और वही प्लेटफॉर्म क्या है? के स्मार्ट ऐप। जैसे कि ये इस ऐप के थ्रू जो प्रशासन है उसको भी फायदा होगा, जो सरकार उसको भी फायदा होगा, और साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनको भी यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि उनको अलग अलग जगह पर, फॉर एग्जांपल मैं 1-2 एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, या किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना, कोई पंजीकरण करवाना है, तो लोगों को अलग अलग जगह पर भटकना ना पड़े, इसलिए उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लाया गया है। सारी चीज़ों को यहीं पर मुहैया कराया गया कि लोगों को आसानी हो इस ऐप के थ्रू। तो वो ऐप कौन सा है? के स्मार्ट ऐप। देखिए आप सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है? त्रिस्तरीय स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। दैट इज के स्मार्ट ऐप। क्लियर है? चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है PMVY, यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, क्योंकि ये योजना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये सवाल बहुत आपको बनेगा ये सवाल कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सबसे पहले इस योजना को लागू कराया? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना इस योजना को लागू करने वाला। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको VVI कर लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें इसके बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें भी जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये विश्वकर्मा समुदाय के लिए था। तो विश्वकर्मा समुदाय क्या है? यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो शिल्पकार लोग होते हैं, या आप कह सकते हैं जो कलाकार होते, कलाकार शिल्पकार कह लीजिए, जैसे कि बढ़ई हो गया,
दर्जी हो गया, राजमिस्त्री, कुम्हार या सुनार, तो जो इन काम से जुड़े लोग हैं उन सबको हम लोग इकट्ठा बोलते हैं विश्वकर्मा समुदाय के लोग हैं। तो उनके लिए ये योजना लाया गया। तो क्यों लाया गया? तो उनका उद्देश्य था इन शिल्पकारों को स्किल्ड करना, उनको कौशल प्रदान करना, मुख्यतः इस योजना का यही उद्देश्य था। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। उद्देश्य में अलग अलग व्यवसाय में लगे पारंपरिक कलाकार शिल्पकारों को कौशल प्रदान करना। तो मैंने बताया आपको कि इनको स्किल प्रदान करना। इस योजना का लाभ क्या क्या है, तो कुछ लाभ को भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है कि 15,000 तक की टूल किट इन्हें प्रदान की जाएगी। दूसरा, 1 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं, 1 लाख के साथ साथ जो लोग 1 लाख का ऋण लेंगे, अगर वो उसे सही समय पर चुका देते हैं तो उन्हें आगे अगर ऋण की जरूरत हो तो उन्हें 2 लाख तक का ऋण यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, 2 लाख तक का ऋण यहाँ पर इनको मिल सकता है। मैं यहाँ पर 2 लिख दे रही हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, जिन्होंने सही से 1 लाख का ऋण चुका दिया है उनके लिए। ठीक है, और तीसरा क्या यहाँ पर मिलेगा, तो उनको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी उनको मुहैया कराया जाएगा। तो मेनली विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा समुदाय के लिए था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने इस योजना को लागू किया वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हमने टॉपिक तो पढ़ लिया। अब जाते जाते एक नज़र कुछ वन लाइनर को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा, वन लाइनर है तो बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है। हट्टी समुदाय, ये नाम याद रखिएगा। ये हट्टी समुदाय को जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का यानी एसटी का दर्जा दिया गया। कहाँ से है ये लोग? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 2 चीज़, हिमाचल प्रदेश और हट्टी समुदाय, ये चीज़ें याद रखिएगा। क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो दिया जाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस आपको याद नहीं रखना। लेकिन अंततः आपको याद रखना है कि किसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका अंतिम निर्णय लेगा प्रेसिडेंट। इसका अंतिम निर्णय लेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए पूरा प्रेसिडेंट यहाँ आया नहीं तो मैंने थोड़ा लिख दिया बड़ा करके। तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? प्रेसिडेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है, प्रेसिडेंट इसका निर्णय लेगा आर्टिकल 342। यहाँ पर लिख देती हूँ, आर्टिकल 342 के तहत यहाँ पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होगा कि किसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा पॉलिटी वाला पार्ट मिक्सअप हो गया यहाँ पर, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट जो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है? रूस 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। तो ब्रिक्स से आप सभी भली भांति इससे मतलब इस नाम को सुन चुके हैं। तो ब्रिक्स है क्या? फिर भी मैं बता दूं, B फॉर ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो याद रखिएगा इस बार 2024 की जो अध्यक्षता है वो कौन संभालेगा? ब्रिक्स संभालेगा। क्लियर है? और चलिए रूस, याद रखिएगा रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा 2024 से। चलिए नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखते हैं, क्या है? देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल यूपी के वृंदावन में खोला गया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा कि क्या है, क्योंकि थोड़ा अलग स्कूल खुला है इसलिए यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर? यूपी के वृंदावन में। ठीक है, तो ये क्यों खोला गया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो आर्मी में जाने की इच्छुक होती है, तो ये उनको मद्देनजर रखते हुए ये स्कूल खोला गया है यूपी में। तो पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल यूपी के वृंदावन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? अगला है झारखंड के दलित और आदिवासियों को 50 साल की उम्र में वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब इसको समझिएगा। पहला पॉइंट कि कहाँ पर ये वृद्धावस्था जो वृद्ध को जो पेंशन दिया जाता है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि 60 साल की उम्र में यहाँ पर पेंशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या है? तो यहाँ पर आप स्पेशल देख रहे हैं 50 साल, मतलब 10 साल और पहले कर दिया गया। तो 50 साल की उम्र से क्या होगा? वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। कहाँ पर? तो झारखंड में ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये नाम याद रखिएगा, झारखंड आपको याद रखना है, झारखंड याद रखिएगा। और
मेन दूसरा क्या याद रखिएगा कि 50 साल की उम्र में ये क्या कर रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन ये प्रदान करवा रहे हैं। क्लियर है? और यहाँ पर ये 2 पॉइंट भी, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि किन को ये किया जा रहा है। वृद्ध तो है ही, लेकिन वृद्ध में कहाँ पर, किसको, दलित और आदिवासियों को। दलित और आदिवासियों को 50 साल की उम्र में ये वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। क्लियर है? चलिए, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। और जितने भी आपने अभी पढ़ा या पहले भी आप जो पढ़ चुके हैं, बस सबसे बढ़िया क्या करना है कि सारी चीज़ों को आपको रिकॉल करना है ताकि दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाए। चलिए ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।